हेलो एवरीवन। वेलकम टू जेएसएस एंड आप सभी को स्वागत है आपके होशियार बैच में। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रिस्क क्या होता है, हमें टाइप्स ऑफ रिस्क समझे थे। ऑफ रिस्क जैसे इसको हमें रिवाइज कर लेते पीछे से टाइप्स ऑफ रिस्क के बारे में। पहले हम समझते हैं रिस्क की डेफिनेशन। बिजनेस रिस्क, द टर्म business risk refers to the possibility of inadequate profits or even loss due to uncertainties or an unexpected events। कहता है बिजनेस के अंदर क्या होता है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स होते हैं। प्रॉफिट्स कुछ गारंटीड नहीं है, प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। बिजनेस के अंदर ये चीज़ तो चलती रहती है। क्यों? अनसर्टेनिटीज आती रहती है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं। कभी भी एकदम से बहुत तेज बारिश आ जाती है तो अगर कोई बिजनेस जिसका रेनी सीजन से डिपेंडेंट है तो उसका इफेक्ट हो जाता है या अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो हर बिजनेस का क्या होता है, टाइम चल रहे होते हैं। मतलब कि हर बिजनेस का क्या होता है, कभी मतलब अच्छा समय होता है, कभी थोड़ा बुरा समय होता है। तो बिजनेस के अंदर रिस्क तो होते ही हैं और कोई भी कंपनी उस रिस्क को बिल्कुल जीरो नहीं कर सकती। कम कर सकती रिस्क को, बट बिल्कुल जीरो नहीं कर सकती अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो। फिर आपसे कहते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे कि डिमांड फॉर अ फर्म प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू द चेंज इन टेस्ट। मान लेते हैं किसी चीज कोई प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। क्यों? लोगों को थोड़ा थोड़ा टेस्ट क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, तो उसकी डिमांड क्या होती जा रही है, आपकी कम होती जा रही है। तो आपसे कहता है कि डिमांड फॉर अ फर्म प्रोडक्ट्स में डिक्लाइन, धीरे धीरे करके क्या हो रही है, डिमांड्स कम होती जा रही है। नेक्स्ट जो आपसे कहता आता है टाइप्स ऑफ रिस्क। फर्स्ट आता है आपका स्पेकुलेटिव रिस्क, फिर आपका आता है प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क वो रिस्क होता है जिसमें कुछ भी हो सकता है और आप एक चांस पे पैसा लगा, जैसे कि मान लेते हैं इंडिया का मैच है, आपको लग रहा है, देखो आपको तो इंडिया जीतेगी या हारेगी, और ये चीज़ तो अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पेकुलेटिव। अगर मैं इसको हिंदी लैंग्वेज में बोलूँ तो सट्टा कहते हैं इसको। ठीक है, जैसे ताश खेलना, वो इस आपका सारा स्पेकुलेटिव रिस्क है। कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है, उसमें कितना भी लॉस कितना प्रॉफिट हो सकता है, एकदम से कोई पत्ता आ सकता है, किसी को नहीं पता। ठीक है, या अगर हम उसकी बात करें आपकी जो स्पेकुलेटिव जो हमारे जो होते हैं, मतलब आपके कोई पत्ता आ सकता है या कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि इंडिया और हमने कहा कि मतलब किसी इंग्लैंड का मैच हो रहा था, कोई भी जीत सकता है, इंग्लैंड इंडिया भी जीत सकती है, इंग्लैंड भी जीत सकती है, उसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क। नेक्स्ट आपका आता है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। इससे हमारी पॉसिबिलिटी होती है लॉस होगा या थोड़ा कम होगा। प्योर रिस्क हमारे कंट्रोल में होता है। जैसे मान लेते हैं आग लग गई, चोरी हो गई, स्ट्राइक्स हो गई, तो वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। वो आग लग जाए हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, बट ये कि हमारे हाथ में नहीं। अगर आग लग गई तो क्या करेंगे? चोरी हमारे हाथ में नहीं है, हम थोड़ा अपनी तरफ से पूरा कह सकते हैं सावधानी रखेंगे, बट गलती से फिर भी अगर चोरी हो जाती है तो हमारे उसमें कोई गलती नहीं है। तो वही आपसे कहा जाता है कि स्पेकुलेटिव रिस्क में आप मतलब जीतोगे या हारोगे, कोई एक चीज़ होती है। प्योर रिस्क भी क्या होता है, आपका लॉस थोड़ा कम हो जाता है। और दूसरी बात, ये लॉस ऐसा होता है कि हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, चोरी हो सकती है, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, फिर स्ट्राइक्स, मतलब स्ट्राइक्स लग जाती है कभी कभार, ये सारी चीज़ें बंद हो जाती है। नेक्स्ट आपसे कहता है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है? पहला, रिस्क इज एन अनसर्टेनिटी पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। जो रिस्क है वो अनसर्ट, बिजनेस के अंदर रिस्क अनसर्टेन है, कितना भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, आपका कम भी हो सकता है। तो वही आपसे कह रहे हैं नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। कोई भी बिजनेस क्या नहीं कर सकता, रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता। रिस्क कैन मिनिमाइज, रिस्क को आप कम जरूर कर सकते हो, बट आप इसको हटा नहीं सकते, जीरो नहीं कर सकते। हाउएवर बिजनेस एंटरप्राइज कैन मिनिमाइज बिजनेस रिस्क बाय अवॉइडिंग टू मच रिस्की ट्रांजेक्शन टेकन इंश्योरेंस पॉलिसी। कहते हैं कोई भी बिजनेस आप बिल्कुल रिस्क नहीं हटा सकते, कम जरूर कर सकते हो। आप सोचो बिल्कुल जीरो करो, रिस्क को आप नहीं कर सकते हो। एक बिजनेस के अंदर आप रिस्क को अवॉइड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि भी आपको लगा बिल्कुल अवॉइड कर दोगे, वो तो नहीं हो सकता। हाँ, बट आप थोड़ा कम कर सकते हो, क्या करके? इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर। इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, इंश्योरेंस पॉलिसी से क्या होता है, आपका काफ़ी हद से ज़्यादा रिस्क थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। अगर आपको 1 लाख का लॉस हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको 80-90 हज़ार भी दे रही है तो 10 हज़ार का आपका लॉस हो जाएगा, रिस्क आपको बहुत कम हो गया। तो आप इंश्योरेंस की मदद से अपने रिस्क को थोड़ा कम कर सकते हो। सेकेंड आपका आ जाता है बिजनेस रिस्क राइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। कहते हैं अनसर्टेनिटीज रेफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज about what is going to happen in the future, nature calamities,
change in demand and price are some of the example of uncertainty. कहता है बिजनेस रिस्क क्या है, ड्यू टू अनसर्टेन। ये जो हमारा बिजनेस, हमने समझा ना कि हमारा बिजनेस के अंदर रिस्क अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। तो वही कहते हैं इसकी मदद से ये होता कब है, अनसर्टेन कब होता है, जब उस चीज़ का नॉलेज कम हो, उस चीज़ के बारे में नॉलेज कम हो अबाउट वट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ये चीज़ आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। जैसे कि मतलब नेचुरल जो आपके नेचर की, जैसे अर्थक्वेक, ये सब चीज़ें हो गई, चेंज इन डिमांड, प्राइस आर दो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ अनसर्टेनिटी। यही हमारे अनसर्टेन एग्जांपल्स हैं। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको अर्थक्वेक के बारे में तो आपको नॉलेज ही नहीं होगी, बट आपको पता है ना, मतलब कि बहुत साइंटिस्ट है जिसमें रिसर्च करते हैं। अगर आपकी मतलब कह सकते हैं पोस्ट मतलब वहाँ तक है, मतलब तो वहाँ से आपका रिस्क थोड़ा कम हो सकता है। आपको उस चीज़ का नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है क्या, और आपके पास पैसा जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप उस चीज़ को आप भी कर सको, आगे बढ़ सको। तो कह सकते हैं बिजनेस रिस्क तभी मतलब राइज होता है जब आपके अंदर क्या होती है, नॉलेज कम होती है। रिस्क बहुत ज़्यादा होता है अगर आपके पास नॉलेज कम है। अगर आप कहोगे, अगर आपने कोई आज तक मैच ही नहीं देखा और आप कहोगे इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और इंग्लैंड को देखकर ये वाले अंकल जीतेंगे, ये वाली टीम जीतेगी, बस आप ऐसे ही कह रहे हो बस, क्योंकि आप बस आपके लिए तुक्का मार रहे हो, नहीं पता आपको बस। हाँ, अगर कोई एक मान लेते हैं, एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिस्ट है कि भाई वो जब से छोटा है तब से मैच देखता ही आ रहा है, वो जब से मान लेते 10 साल का बच्चा तब से मैच देखता आ रहा है, और उसको 15 साल हो गए, 15-16 साल, और उसने कोई मैच अभी तक अवॉइड नहीं करा है देखना, ठीक है। तो वो अगर बोल रहा है कि भाई इंडिया जीतेगी, तो वो कह सकते हैं कि एक उसका नॉलेज है उस चीज़ की, ठीक है। तो वो आपका क्या थोड़ा रिस्क क्या हो जाएगा, इससे आपका कम हो जाएगा। रिस्क कब बढ़ता है, जब आपके पास उस चीज़ का नॉलेज नहीं होती है। जब आपके पास उस चीज़ का नॉलेज नहीं होती तो आपका रिस्क क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। डिग्री ऑफ रिस्क एंड डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। और ये भी कह सकते हैं कि डिपेंड, आपका बिजनेस रिस्क तब भी डिपेंड करता है आपका बिजनेस का साइज कितना है। बहुत बड़ा बिजनेस है तो रिस्क भी बड़ा होगा, छोटा बिजनेस है तो रिस्क भी क्या होगा आपका, छोटा होगा। तो कहते हैं नेचर ऑफ बिजनेस आर द मेन फैक्टर, जो आपके बिजनेस के नेचर है तुम्हारा मेन फैक्टर है, विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिस्क इन अ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस डीलिंग इन फैशनेबल आइटम्स हैज़ अ डिग्री ऑफ रिस्क। कह सकते हैं कि ये डर है फैशनेबल आइटम्स के अंदर, आपका बिजनेस मान लेते हैं बहुत बड़ा बिजनेस है कपड़ों का, तो आपको तो कपड़ों की डिमांड कितनी जल्दी भी चेंज होती है, तो कह सकते हैं वहाँ पर रिस्क भी क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, कि वहाँ डिमांड भी क्या होती है, बड़ी जल्दी से बढ़ती है किसी चीज़ की, और एकदम से जीरो भी हो जाती है डिमांड उस चीज़ की। आपको तो फैशन कि इस टाइप की जींस चल रही है वो खत्म हो जाती है, फिर अगले टाइप की चलती है। फिर आपसे कहते हैं प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। कहते हैं नो रिस्क नो गेन इज एन एज ओल्ड प्रिंसिपल विच अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, ग्रेटर द रिस्क हायर द चांस ऑफ प्रॉफिट। बट ये कह सकते हैं बिजनेस के अंदर आप जितना बड़ा रिस्क लोगे इतना प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है, जितना कम रिस्क लोगे उतना प्रॉफिट भी कम होगा। तो वही कहा जाता है बिजनेस के अंदर अगर आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो तो प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा होगा फिर, ठीक है। लॉस भी ज़्यादा हो सकते हैं, ये नहीं कह रहा प्रॉफिट, आपका लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। तो वो आपसे कहता है, जो डिपेंड करता है ना आपका, उस पर डिपेंड करता है कि आप रिस्क कितना ले रहे हो बिजनेस के अंदर। अब कोई इंसान जॉब करता है वो रिस्क नहीं ले रहा तो इसलिए कम पैसे कमा रहा है, कोई इंसान रिस्क बिजनेस करता है तो रिस्क लेता है तो वो पैसे तो कह सकते ज़्यादा कमा रहे हैं। तो वही कहा जाता है कि प्रॉफिट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर द रिस्क टेकिंग। जो इंसान रिस्क लेता है उसका प्रॉफिट भी क्या होता है, बहुत ही हायर होता है। इतना समझ आ गया। अब हमारा जो लास्ट जो कंसेप्ट, फिर हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है वो है आपका कॉज ऑफ बिजनेस। बिजनेस रिस्क के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला आता है नेचुरल कॉज, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, हैवी रेन, ये सारे आपके क्या नेचुरल है, बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल, जो इंसान के हाथ में है ही नहीं वो चीज़। तो द रिजल्ट इन है लॉस ऑफ लाइफ, इससे क्या होता है लाइफ भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाती है, प्रॉपर्टी भी बर्बाद होती है, लोगों की इनकम भी क्या होती है बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाती है। तो वही कहा जाता है नेचुरल कॉजेज क्या होते हैं। नेचुरल कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क कौन कौन से, फ्लड, अर्थक्वेक और आपका हैवी रेन, ठीक है। ये आपके ये इंसानों के हाथ में नहीं है। दे रिजल्ट इन हैवी लॉस, इससे आपको क्या भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, प्रॉपर्टी लॉस भी हो सकता है, इनकम लॉस भी हो सकता है, ओके। फिर आपसे कहते हैं ह्यूमन रिस्क क्या होता है। ह्यूमन कॉज इंक्लूड सच अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी,
carelessness, employees, stoppage of work due to the power failure and riots etc. ह्यूमन रिस्क क्या है, इंसानों की वजह से जो रिस्क बढ़ते हैं, जैसे कि आप क्या करते हो, डिसऑनेस्टी, मतलब आपको विश्वास नहीं है, मतलब वो ईमानदार इंसान नहीं है, या आप ईमानदार नहीं हो, तो कह सकते हैं कि बिजनेस के अंदर रिस्क बढ़ जाएगा। क्योंकि कोई आप कुछ अगर किसी को कुछ काम करवाना है और सारे एम्प्लॉयज़ अगर नहीं है, खाली एक ही एम्प्लॉयज़ है, तो हम उसको नहीं छोड़ सकते, कह सकते हैं फैक्ट्री के अंदर क्या पता सामान चुरा ले। अगर आपको डर लगता है कि भैया सामान चुरा लेता है, तो इससे आपको नुकसान है कि आपका काम रुक जाएगा, आप अपना काम नहीं करवा सकते, फिर कह सकते हैं आप अपना सारा काम। कुछ कुछ होते हैं ना, मतलब हर कंपनी में क्या होता है, एक दो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, मतलब मालिक के साथ थोड़ा मिल के रहते हैं, तो मालिक उनसे कहता है ये कर दो वो कर दो, पैसे ले आओ वहाँ से ले आओ, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपसे कहते हैं वो ह्यूमन रिस्क आपका बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अगर कोई आपको पता है सामने वाला बंदा डिसऑनेस्ट ईमानदार नहीं है, तो केयरलेस, आप बहुत ज़्यादा केयरलेस एम्प्लॉयज़ को लेकर, कि क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज़ कभी बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कभी भी कोई टाइम नहीं है उनका खाना खाने का, फ़ोन चला रहे हैं, कोई टाइम नहीं है, तो आपको होता है ह्यूमन रिस्क, क्योंकि इनकी वजह से जो कभी भी खाना खा रहे हैं, इससे हमारा काम सही से नहीं हो पा रहा है, इससे हमारे बिजनेस पे क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। थर्ड, आपसे कहता है स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू द पावर फेलियर, आपका काम क्या हो गया, रुक गया, लाइट चली गई, आपका काम रुक गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है आपकी, किसके साथ ह्यूमन रिस्क के अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका आता है इकोनॉमिक कॉजेस। दिस इंक्लूड अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू डिमांड फॉर गुड्स, कंपटीशन, प्राइस, collection of dues from the customer, change of technology or method of production, financial problems like the rise in the interest rate for borrowing. आपसे कहते हैं दिस इंक्लूड अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू डिमांड फॉर गुड्स, कंपटीशन, प्राइस। ये क्या करता है, ये इंक्लूड करता है, इसके अंदर क्या होता है कि इकोनॉमिक कॉजेज, जो भी कह सकते हैं मतलब कि मार्केट के अंदर पैसा नहीं है, डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो वही आपसे कहता है कि या कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, या लोगों के पास पैसा नहीं है, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक कॉजेज, मार्केट में काम कम हो जाता है। आप सबको पता है कोरोना जब आया था, लोगों के पास पैसा कम हो गया था, तो लोग कह सकते हैं मार्केट के अंदर डिमांड भी क्या हो गई थी, धीरे धीरे करके कम होती जा रही थी, ठीक है। तो धीरे धीरे करके डिमांड भी होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। नेक्स्ट आपका आ जाता है फिजिकल कॉज। मैकेनिकल डिफेक्ट्स और फेलियर्स में ऑल्सो लीड टू लॉसेज, फॉर एग्जाम्पल बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर और मशीन में कॉज और डेथ और डिस्ट्रक्शन। कह सकते हैं कि सामान की वजह से किसी की डेथ भी हो सकती है। मान लेते कंपनी है, वहाँ पर एक मशीन चलती है, वो मशीन पूरी फट गई, तो काफ़ी लोगों की लाइफ भी कह सकते हैं डिस्ट्रॉयड हो जाती है, काफ़ी लोगों की मतलब इंजरी हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो रिस्क तो इधर भी है कि कह सकते हैं फिजिकल रिस्क, कि मतलब इंसान को फिजिकली तरीके से भी क्या हो सकता है, हानि हो सकती है बिजनेस के अंदर। फिर आपके अदर कॉजेज दे रखे हैं, जैसे आपसे कहता है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, सरकार भी बहुत बोल रही है, लोड शेडिंग एक्सचेंज रेट, कह सकते हैं कि एक्सचेंज रेट थोड़ा सरकार ने बढ़ा दिया है। सब चीज़ें क्या होती है आपकी, वो सब चीज़ें किसके अंदर आती है आपकी, कारण आते हैं किसके, बिजनेस रिस्क के, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, तो वो आपका आता है हिस्ट्री। क्या आपका हिस्ट्री। अब हिस्ट्री का मतलब है कि हमारे पुराने ज़माने में ट्रेड्स कैसे होते थे, किस तरीके से ट्रेड करे जाते थे, किस तरीके से मतलब पूरी परफॉर्मेंस करी जाती थी। आइए समझते हैं। पहले आपसे कहता है डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। धीरे धीरे करके क्या होता है, हमारे इंडिया के अंदर चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह बेची जा रही थी। वो स्टार्टिंग में देखो, यानी एकदम से स्टार्टिंग में पैसे मिल गए हमारे को, ये सब चीज़ें हो गई। स्टार्टिंग में हमने बिजनेस को समझा, बिजनेस होता क्या है, कैसे करते हैं, हमने इस सब चीज़ों को कह सकते हैं समझा अच्छे तरीके से। आपसे कहता है डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, कि हमारे इंडिया के अंदर ये जो सामान ये जो आता है जाता है और सामान हम एक दूसरे को बेचते हैं, वो सब चीज़ें कैसे स्टार्ट हुई। बाटा सिस्टम। पहले के टाइम में हमारे कंट्री में बाटा सिस्टम होता था। बाटा सिस्टम आपको शायद पता होगा कि वस्तु विनिमय कहते हैं इसको हम हिंदी में, कि एक वस्तु की बदले में दूसरी वस्तु, एक दूसरे मतलब कह सकते हैं कपड़े के बदले में क्या करते हैं ना, दूसरा कपड़ा। क्या क्या करते थे, मान लेते आपको 1 किलो आलू खरीदने हैं और सामने वाले को 1 किलो टमाटर खरीदने हैं। आपके पास आलू है, उसके पास टमाटर है, आप दोनों कर लोगे, आपस में एक्सचेंज कर लोगे। उस समय अमाउंट तो था नहीं, तो ये तो पता नहीं था कि कौन कितने रुपए किलो है, ज़्यादा महंगा है ज़्यादा सस्ता है। तो वहाँ पर उस समय क्या होता था, आप क्या करते थे, बाटा सिस्टम करते थे। बाटा सिस्टम मतलब क्या होता है, सामान के बदले में करते थे, सामान आप एक्सचेंज करते थे। कहते हैं इट इज़ अ सिस्टम ऑफ फैमिलीज कुड फुलफिल देयर नीड्स। वो अपने नीड्स को फुलफिल कर सकती थी, क्या करके, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा कर क्या कर सकती थी, अपने
नीड्स को फुलफिल कर सकती थी। फिर आगे आपसे कहते हैं विलेज इकोनॉमी स्टेज। विलेज इकोनॉमी स्टेज कैसा था उस समय आपका? कहता है ग्रेजुअली पीपल गॉट डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स, दे परचेज सरप्लस गुड्स फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज एंड इन एक्सचेंज सोल्ड टू अदर दे नीडेड। विलेज में क्या होना स्टार्ट हो गया था? सामान एक्स्ट्रा होना स्टार्ट हो गया था, और जो सामान एक्स्ट्रा होता था आप क्या कर दिया करते थे? उनको कस्टमर्स को बेच दिया करते थे, दूसरे कस्टमर्स को। आपके लिए मान लेते आपने 1000 किलो गेहूँ उगाए, आपको पता आपके घर में 1000 किलो गेहूँ तो लगेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलो 20 किलो गेहूँ लग जाएंगे। और जो बचे हुए रिमेनिंग जो वीट था ना, क्या कर दिया, राइस जो भी हुआ करता था, आप क्या करते थे? दूसरे कस्टमर्स को गाँव के अंदर ही बेच दिया करते थे, उससे आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न कर लिया करते थे। नेक्स्ट आपसे कहता है मनी इन्वेंशन सिस्टम। उसके बाद क्या इन्वेंट हुआ आपका? मनी आई। अब मनी से हमारा काम और इजी होता चला, क्योंकि पहले के टाइम में बार्टर सिस्टम बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। बार्टर सिस्टम में दिक्कत क्या थी? आपको टमाटर चाहिए और मुझे आलू चाहिए, बट आपके पास तो भिंडी है, तो हमारे बीच में ट्रांजैक्शन तो हो नहीं सकती थी। तो उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने क्या निकाला? मनी इन्वेंशन निकाला। देयर आर द मैनी प्रॉब्लम्स इन द, कह सकते हैं बार्टर सिस्टम बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, उसने उन सब चीज़ों को क्या कर दिया? हटा दिया, रिमूव कर दिया। उससे हमारा काम क्या होता चला गया? काफ़ी ज़्यादा ईजी होता चला गया। फिर आपसे कहता है टाउन इकोनॉमी स्टेज क्या होता है? इन दिस स्टेज वेरियस बिजनेस मैन started their business at a place away from the business at the place was called city। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि जो एक्स्ट्रा सामान गांव में, मान लेता आपने 1000 किलो उगाया, 20 किलो अपने घर के लिए रख लिया, बचा 980 किलो, 500 किलो आपने कहाँ बेच दिया? अपने गाँव में बेच दिया। अब अगर हमारा उसमें से अगर और बच गया तो हमारा बच गया 480 किलो और बच गया, हम क्या कर देंगे? इसको मार्केट के अंदर जाकर, शहरों में जाकर कर देंगे, इसको बेच देंगे। फिर आपका आता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टेज क्या होता है? द डेवलपमेंट एट दिस स्टेज कंप्लीटली चेंज ह्यूमन लाइफ ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियर, द मशीन्स वर अवेलेबल टू द इंडस्ट्रीज। तो आपसे कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है? द डेवलपमेंट एट दिस स्टेज कंप्लीटेड चेंज द ह्यूमन लाइफ। इससे क्या होता है कि इससे ह्यूमन की लाइफ क्या हो जाती है? आपकी चेंज हो जाती है। इंडस्ट्रीज आने से होता क्या है? देखो, आपकी इंडस्ट्री से अगर आपको तो प्रॉफिट है ही कि आप प्रॉफिट से कमाओगे, दूसरों प्रॉफिट क्या है? उनको क्या मिल जाएगी? आपकी कंपनी से जॉब मिल जाएगी। तो कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों ने क्या करा? ये सब चीज़ों को अपोज करा, काफ़ी लोगों ने सब चीज़ों को फेवर करा कि इंडस्ट्रीज आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। ये सब चीज़ों में क्या होता? अपोज और फेवर हुआ था। तो इंडस्ट्रीज आने से ये फ़ायदा होगा, लोगों को अपनी क्या क्या मिलती चलेगी? जॉब मिलती चलेगी। फिर आता आपसे कहता है कि कम्युनिकेशन and transport development stage, there has been an increase in the national and international trade with the development of the means of communication like the telephone। कहता है आपसे कि हमारे कंट्री के अंदर धीरे धीरे करके क्या हो रही है? डेवलपमेंट हो रही है, एंड हमारी कंट्री के अंदर नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड्स भी हो रहे हैं, बट कॉल करने में दिक्कत हो रही है, कॉल पिक हो नहीं पा रहा है। तो वही आपसे कहते हैं कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, मतलब कि there has been an increase in the national and international trade with the development of the means of communication like the telephone। आपसे कहता है कि हमारा टेलीफोन से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इससे मैं कह सकते हैं पुराने टाइम में हमारे ट्रेड इस तरीके से हुआ करते थे कि आप पहले कॉल करके नहीं, उनके घर घर जाके करते थे, आप अपनी डिमांड देकर आते थे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ करती थी। तो वही आपसे कह रहे हैं कि पहले के टाइम में क्या होता था? बार्टर सिस्टम चलता था। विलेज इकोनॉमी, शहरों के अंदर सरप्लस जो एक्स्ट्रा सामान था बेच दिया करते थे, उसके बाद कुछ बच गया फिर हम इसको टाउन में बेच दिया करते थे। फिर क्या होता? मनी मेजरमेंट आया, जिससे हमारा क्या हुआ? बार्टर सिस्टम हट गया था। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया कि हमारी इंडस्ट्रीज क्या हो गई? तो होती चली गई, जिससे ग्रो होती चली गई, एम्प्लॉयज़ को भी जॉब मिलती चली गई थी। कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज, तो यहाँ पर क्या होता है? बिल्कुल क्या होता है कि कंप्लीटली आपका जो आपका कह सकते हैं नेशनल इंटरनेशनल जो ट्रेड्स है ना, वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है किस कम्युनिकेशन पे। अगर आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तभी आपका काम हो पाएगा, अदरवाइज आपका काम नहीं हो सकता। ओके, चलिए अब आपका आ जाता है इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। इतना आगे समझ। अब आपका आ जाता है इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। कहते हैं इंडिजीनियस बैंक इज डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म रिसीविंग डिपॉजिट्स एंड डीलिंग इन द हुंडी और द लैंडिंग मनी। अब आप पूछेंगे हुंडी क्या होता है? शायद आपको मैंने दिखा भी दिया था।
हुंडी क्या होता है, एक ऐसी करेंसी जो फॉरेन कंट्री में चला करती थी, हमारी कंट्री में चलती थी, बट हम उसको लिख उस पर ना पहले हम अपने हाथ से लिखा करते थे उसका अमाउंट, ये सब चीज़ें, मतलब कि काफ़ी चीज़ें अपने साइन इन करने पड़ते, बट आज के टाइम के नोट्स में तो ऐसा अलाउड ही नहीं है। सामने देखो, अगर आपने उससे 10 रुपये का काम कराया तो उसको पकड़ाओ 200 रुपये, वो चुपचाप हो जाएगा, उसको पता है ये नोट क्या है, वैलिड है। तो वही कहता है इंडिजीनियस बैंकर क्या होते थे पहले, एक इंडिविजुअल या प्राइवेट फर्म हुआ करती थी जिसमें क्या होता था कि डीलिंग करी जाती थी हुंडी के अंदर। हुंडी मतलब वो भी कहती है करेंसी थी, हुंडी भी कहती है आपकी करेंसी थी। अब आपसे कहता है कि बैंकिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या है। पहला आ जाता है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा आपका आ जाता है, दूसरा जो आपका आ जाता है नॉन बैंकिंग फंक्शन। बैंक फंक्शंस और बैंकिंग सिस्टम के दो होते हैं, पहला होता है बैंकिंग फंक्शन, एक होता है नॉन बैंकिंग फंक्शन। पहले समझते हैं बैंकिंग का काम क्या क्या होता है, वो क्या क्या काम करता है बैंक वाला। चलिए, जिसमें आपसे पहले कहता है लैंडिंग ऑफ मनी, पैसों को दूसरे जनों को क्या देता है, उधार पर देता है। ये पैसों को क्या करता है, उधार पर प्रोवाइड करता है बैंकिंग। मनी लैंडिंग इज द प्रिंसिपल बैंकिंग फंक्शन ऑफ द इंडिजिनियस बैंकर्स। लोन्स आर गिवन ऑन द बैंक of promissory note, simple receipts, legal documents. They give both short-term and long-term loans to provide trade and industries. कहते हैं कि यहाँ पर होता क्या है कि हमारा बैंक क्या करता है, जब हमारे से पैसा रिसीव करता है ना डिपॉजिट्स के, मतलब आपके पास 10,000 रुपये, आप जाके उसको बैंक में जमा करा के आ रहे हो, बैंक क्या करेंगे, इसमें से अपने पास खाली कुछ ही पैसे रखेगा और सारे पैसे कर देगा लोन के रूप में, दूसरों को दे देगा, वहाँ से उसे चार्ज करेगा 20 से लेकर 25%, और आपको कितना देगा वो, उसमें से खाली 6% ही देगा। ठीक है, तो आपसे कह सकते हैं कि ये बैंक का काम क्या है, पहला हमने फंक्शन समझ लिया कि दूसरों को करता है, लैंड करता है, उधार पे क्या करता है, पैसा प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, बैंक का काम ये भी होता है कि अगर आपको पैसे जमा कराने अकाउंट के अंदर, आप क्या कर सकते हो, बैंक वाला आपके पैसे लेने से मना नहीं कर सकता, वो क्या कर सकते हो, आप बैंक के पैसा भी जमा करा सकते हो। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स का काम क्या है कि लोगों से क्या एक्सेप्ट करना, प्रॉफिट भी मतलब कह सकते हैं करना, एक्वायर्ड करना। तो मतलब हमारे से पैसे लेते हैं, उससे प्रॉफिट एक्वायर्ड कर लेते हैं, कि हमने अगर 1,000 रुपये जमा करे, उसमें से 600 रुपये का करेंगे, किसी को पकड़ा देंगे, उससे ब्याज ले लेंगे, मान लेते 600 रुपये, 300 ब्याज ले रहे हैं, और आपको खाली पकड़ाएंगे, खाली कितने रुपये, 100 रुपये का करेंगे ब्याज के रूप में, पकड़ा देंगे, 200 रुपये का उनका प्योर प्रॉफिट हो जाता है। आपका नेक्स्ट आ जाता है डीलिंग इन हुंडीज। अब हुंडीज में डील कैसे करी जाती थी, हुंडीज के कितने सारे टाइप्स थे, इसको एक करके समझते चलिए। हुंडी क्रेडिट नोट है ऑफ इंडिजिनियस बैंकर्स लाइक द चेक, जैसे चेक की तरह होता है, फॉर द मॉडर्न बैंक्स। आज के टाइम में हम चेक का इस्तेमाल करते हैं, बट पहले टाइम में हम हुंडी का इस्तेमाल करा करते थे। तो आपसे कहता है कि दिस बैंक्स डील इन द सेल एंड द परचेज ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हुंडीज। ये बैंक का काम क्या होता है, बहुत सारे टाइप्स की हुंडी बहुत सारे बैंकों से खरीद के क्या करना, अपने पास होल्ड करके रखना। तो हुंडी क्रेडिट नोट है इंडिजिनियस बैंकर्स का। एंड फॉर द, आज जैसे आज के टाइम में चेक इस्तेमाल होता है, वैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था, हुंडीज इस्तेमाल करी जाती थी। दिस बैंक्स जो डील करते हैं सेल एंड परचेज में करते हैं, किस चीज़ के, आपके हुंडीज में क्या करते हैं, ये ज़्यादातर काम करा करते हैं। फिर आपसे कहते हैं हुंडीज में भी दो टाइप की हो सकती हैं, दर्शनी एंड मुदती। ठीक है, पहले समझते हैं दर्शनी, सॉरी क्या होता है, मुदती इज अ पेपर ओनली एट स्टिपुलेटेड डेटा इन नेचर। जो मतलब कि कह सकते हैं, आपको मुदती मतलब होता है पेपर आप तभी करोगे जब वो हमारे पास आएगा संबंध पैसे लेने के लिए। आज के टाइम में क्या होता है, अगर आपको कुछ पेमेंट करनी है ना, बड़ी पेमेंट, आप क्या करोगे, चेक बना दोगे, उसके नाम पर वो ले जाएगा और बैंक में डालेगा, उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। बट वही सेम थिंग पहले भी हुआ करती थी, बट हुंडी के रूप में हुआ करती थी। उसमें क्या करता था, पार्टी की, दोनों पार्टी के साइन हुआ करते थे, फिर वो चीज़ आपके 10 लाख रुपये वो आपके हो जाएंगे, वो अपने घर जाओगे तो वो बैंक वाले जो भी लेंगे आपसे, वो आपको क्या कर देंगे, उसकी पेमेंट कर देंगे। तो वही आपसे कहता है कि जो मुद्दती है वो पेमेंट करनी होती है। इसमें आपको हुंडी एक पेपर ऑन डिमांड, हुंडी कब पे इशू करते हैं हम, जब किसी को मुझे पेमेंट करनी होती है तब क्या कर देते हैं, हुंडी का इस्तेमाल कर देते हैं। अब नेम ऑफ हुंडी, हुंडी के पहला नाम एक आता है धानी जोग। धानी जोग जो किसका पार्ट, आपका दर्शनी का, जो किसका पार्ट है,
दर्शनी का। इसका मतलब क्या होता है, पेबल टू एनी पर्सन, नो लायबिलिटी ओवर हु रिसीव द पेमेंट। उसके ऊपर भी उधारी नहीं, आपने उसको पहले ही पैसे पकड़ा दिए, उसको हम कहते हैं धानी जोग। आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे थे, थोड़े से मान लेते हैं 1500 पक्का एक्स्ट्रा थे, आपने कर दिए बैंक में, वो भी जमा करा दिए आपने, अपने बैंक में जमा करा लो। वर्ड जो बैठे होते हैं उनसे कह सकते हो कि आप अपने पास रख लो, बाद में जमा कर देना, वैसे अपने पास करा लो, ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, फिर आपका आता है शाहजोग। क्या होता है, दर्शनी। ये किसका पार्ट है, दर्शनी का। पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन, समवन रिस्पेक्टेबल, लायबिलिटी ओवर हु रिसीव पेमेंट। अभी इसको इशू करता हूँ जिसको मुझे पैसे देने थे, और मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ये क्या पकड़ा दूंगा, हुंडी पकड़ा दूंगा, ये लो भाई अपने बैग में डालो, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो वो कहता है कि हम किसको पे करते हैं, रिस्पेक्टेबल पर्सन। जो चीज़ क्या होती है बिल्कुल कोई इंसान रिस्पेक्टेबल होता है, हम क्या कर देते हैं, उसको ये पे कर देते हैं। रिस्पेक्टेबल मतलब कि इन्हें उसको रिस्पेक्ट करते हैं। इट मीन्स मुझे उसको ऑलरेडी पहले से पेमेंट करनी थी, अब मुझे करना पड़ेगा, उसको क्या इशू करना पड़ेगा, बियर चेक इशू करना पड़ेगा। अब आपसे कहता है फ्रीमैन जोग। ये भी किसका पार्ट है, आपका दर्शनी का। हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर। हुंडी कर दी है, मतलब ऑर्डर जो आया होता है ना, जैसे कि मान लेते हैं हुंडी मेड पेमेंट पेबल टू ऑर्डर। मान लेते मुझे पता है कि मुझे इसको पैसे देने हैं, ठीक है, मैं उसके हाथ में हुंडी पकड़ा दूंगा, वो क्या करेगा, मेरे बैंक जाएगा निकलवाने, या अपने बैंक में जा सकता है। तो वो क्या करेगा, मेरे ऑर्डर पे गया है, क्योंकि मैंने उस पर साइन करे थे उस हुंडी पे। ठीक है, साइन पहले भी हुआ करते तो अब भी हुआ करते हैं। फिर नेक्स्ट आपसे कह देता है कि दिखान हार क्या होता है, आपका दिखान हार क्या होता है, दर्शनी। पेबल टू प्रेजेंटर और बियर। पेमेंट किसको करना, प्रेजेंटर जो अभी है, या बियर जिसने हमारे से उधार ले रखा है, क्या करना, उनको पेमेंट कर देना। नेक्स्ट आपका आ जाता है फिरमन जोग, जिसमें आपका आ जाता है, आपका किसका पार्ट है, मुदती का। हुंडी वॉज मेड पेबल टू वन, क्या बोलते हैं, वंस ऑर्डर, पेबल टू ऑर्डर फॉलोइंग अ फिक्स टर्म। कहता है फिरमन जोग मतलब क्या होता है कि हुंडी तभी प्रिपेयर्ड होती है, फिक्स टर्म होती है कि भाई मैं देख ये होगा, इतना परसेंट होगा, ये इतने ये करवाना पड़ेगा, वो करवाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करती है पहले से ही करवाई जाती हैं। तो वही आपसे कहता है कि फिरमन जॉब क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि पहले से क्या होता है सब चीज़ें ऑलरेडी, तो आपको पता ही है। तो वही आपसे कहता है हुंडी क्या होता है, एक प्रॉपर सैम्पल, कह सकते हैं आपका सैम्पल पेपर है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो सैम्पल पेपर्स होते हैं ना, उसमें आपके ऊपर क्या होता है कि एक फिक्स टर्म्स लिखी होती है कि आपको स्टार्टिंग में ब्लैक पेन यूज़ करना है, येलो पेन यूज़ करना है, आप उसी हिसाब से फॉलो अप करते हो ना। वैसे हुंडी के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, अगर वो कंडीशन फॉलो होती है तो वहाँ से कर सकते हैं, पैसा विड्रॉल हुंडी की मदद से कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। फिर आपसे कहते हैं कि जोखिम क्या होता है, ये भी आपका मुद्दती का पार्ट है। ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच्ड गुड्स इफ़ गुड्स लॉस्ट इन ट्रैफिक। अगर आपका सामान क्या होता है ट्रैफिक के अंदर, अगर आपका सामान क्या है ट्रैफिक के अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसिट मतलब कि एक जगह से आप दूसरी जगह लेके जा रहे थे, अगर आपका सामान चोरी हो जाता है, गिर जाता है, द ड्रॉअर और होल्डर बियर द कॉस्ट। ये सारी कॉस्ट कौन भरेगा, ड्रॉअर और, मतलब कि मालिक नहीं भरेगा, कौन भरेगा, अगर सामान चोरी हो जाता है तो कंज्यूमर ही करेंगे उसको। बट उस कंज्यूमर के लिए कौन हो गया, मतलब कंपनी को क्या हो गया, वो एम्प्लॉय हो गया, सारा भुगतान किसको, अगर वो मान लेते कोई एम्प्लॉय को सामान लेके जा रहा था कंपनी को, गलती से उससे, गलती से क्या कोई पीछे से आया निकाल के ले गया सामान, तो इसमें मालिक पैसे किससे मांगेगा, उसी पर्सन से मांगेगा। तो वही आपसे कहता है कि ड्रॉ अगेंस्ट रेस्टोरेंट गुड्स इफ़ गुड्स आउट इन ट्रांसफर। अगर सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, बहुत रिस्क हो जाता है, सामान चोरी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं आपकी गारंटीड, मतलब गारंटीड तो नहीं कह सकते, बट इसमें रिस्क तो होता है कि, ठीक है। तो हुंडी का नाम पड़े धानी जोग, शाह जोग, फिरमैन जोग, दिखान जोग, जो आपके आपके पार्ट थे दर्शनी के, जिसमें दो पड़ा आपका फिरमैन जोग और जोखमी जो आपके मुद्दती के पार्ट थे, और ये आपके सारा एजुकेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके,
और इसमें से आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो आपका समझ आ गया होगा, आई होप सो। ठीक है, ओके। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें आपका है नॉन बैंकिंग फंक्शन। अभी हमने पढ़ा बैंकिंग के फंक्शंस क्या होता है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपना नॉन बैंकिंग फंक्शंस। ओके, तो आज का आपका होमवर्क ये है कि आपको सबसे अगर आप पहले ही याद कर लो, इसका आपका पूरा हो जाए, आपको यहाँ तक आपको चैप्टर अच्छे से अब याद करना, अच्छे से याद हो जाना चाहिए यहाँ तक। हिस्ट्री नहीं बोल रहा, हिस्ट्री नहीं बोल रहा, उससे जस्ट ऊपर वाला बोल रहा हूँ, यहाँ तक आपको सारा अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या अगर कोई लंबा डाउट है तो आप मेरे से अपनी ऑनलाइन क्लास भी कंडक्ट करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस आपको पे करने की नीड नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।